हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज आपका जो क्लास होगा ये पॉलिटी में संसद से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं सभी प्रश्न को इस वीडियो में कंप्लीट करवा दिया जाएगा। फ्रेंड्स, आप लोगों से मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने आप सभी को 1:30 बजे के क्लास का टाइम बताया था, जो कि नेटवर्क इशू की वजह से मैं 1:30 बजे क्लास नहीं ले पाया। इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा। और फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूँ, पॉलिटी का जो ये थ्योरी पोर्शन एनसीईआरटी बेस्ड क्लास चल रहा है, अभी तक 15 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपने वो 15 चैप्टर नहीं देखा है तो इस चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग शुरू से क्लास चैप्टर वाइज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि बीपीएससी में ज़्यादातर प्रश्न आपको एनसीईआरटी से ही देखने को मिलेगा। और फ्रेंड, आपको मैं बता दूं कि जो एनसीईआरटी का थ्योरी पोर्शन अभी क्लास चल रहा है, इसी तरह का क्लास रात में 8:10 में आपका बीपीएससी में और बिहार में जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुई है सभी में जितने प्रश्न पूछे गए एमसीक्यू प्रीवियस ईयर 8:10 पे उसका क्लास करवाया जाता है, वो भी चैप्टर वाइज कि संवैधानिक विकास से कितने प्रश्न बिहार में पूछे गए हैं अभी तक, उस रिलेटेड कितने प्रश्न हैं चैप्टर वाइज सभी आपको कंप्लीट करवा दिया जा रहा है। अभी तक 4 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप रात में 8:10 पे हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें और पॉलिटी का सेशन करवाया जाता है, वो भी चैप्टर वाइज आपको पता हो जाएगा कि एक चैप्टर में कितने तरह का प्रश्न अभी तक बिहार में पूछा गया है। और फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए ये जो क्लास है आज आपका संसद का यानी कि पार्लियामेंट, इससे आपका प्रश्न एक भी बाहर नहीं जाएगा। आज का क्लास आपको ध्यान रखना है, जितने भी प्रश्न मैं करवाऊंगा बहुत सारा प्रश्न है इसमें, और ये सभी प्रश्न आपके टीआरई 4 के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप पीआरटी का तैयारी कर रहे हैं या फिर पीजीटी या टीजीटी के लिए किसी भी क्लास का तैयारी कर रहे हैं, 6 to 8 का क्लास भी, तो उसके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि पीआरटी में भी 8 से 10 प्रश्न आपको पॉलिटी से देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स, जिसका ऑनर्स है पॉलिटी ऑनर्स, उसके लिए तो यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनमें बहुत सारा प्रश्न पूछा जाएगा। जिसका ऑनर्स रहेगा उसको तो बहुत ज़्यादा प्रश्न उसके ऑनर्स पेपर से ही पूछा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और जिसका हिस्ट्री ऑनर्स है 6 to 8 में भी, तो उनको भी हिस्ट्री और पॉलिटी में ही ज़्यादातर कमांड रखना पड़ेगा, तभी आपका रिजल्ट एग्ज़ाम में हो पाएगा। इसलिए फ्रेंड्स, मैं जितने क्लास आपको करवा चुका हूँ अभी तक, चैनल पर प्लेलिस्ट बनाएं, आप लोग शुरू से क्लास देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। यह है अनुच्छेद 110, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो यह लोकसभा उपाध्यक्ष को त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष अपना सौंपता है, इसे भी आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है। तो यह वर्ष 1971 में किया गया था, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत में लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में से ही चयनित किया जाता है। यानी इस पॉइंट का मतलब हुआ कि जितने भी सांसद चुन के जाते हैं, निर्वाचित होके जाते हैं पार्लियामेंट में, उन्हीं में से किसी एक को लोकसभा का अध्यक्ष वोटिंग के आधार पर बनाया जाता है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है। यह आता है अनुच्छेद 249। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार के प्रावधान है। तो यह है राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित। ये प्रश्न टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न था, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। यह हो सकते हैं 522, इसे भी आप याद रखिएगा। प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है। यह करता है अनुच्छेद 105। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/10 संख्या से होती है।
प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? इसका सही आंसर है 30 वर्ष। राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? तो कितनी है? तो यह हो जाएगा 250। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? इसका आंसर है राज्यसभा का। आगे प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 253। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन सम्मिलित होते हैं। कौन कौन? तो लोकसभा और राज्यसभा। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो यह रहेगा वर्ष 2026 तक। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। भारतीय चुनाव आयोग संसद है, इसे आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा कर दी गई थी? तो यह कर दी गई थी 31वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसे आप ध्यान रखिएगा। यह प्रश्न को TRE 2 में पूछा गया था। आगे प्रश्न देखते हैं। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा इसे भंग किया जा सकता है। आगे प्रश्न है, किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित है? यह है मध्य प्रदेश में 6 सीटें। आगे प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसे आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, लोकसभा में 2 अंगाल भारतीय सदस्य कौन मनोनीत करता है? तो यह करते हैं भारत के राष्ट्रपति। आगे प्रश्न है, लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो यह 25 वर्ष निर्धारित की गई है। आगे प्रश्न है, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो वर्तमान में है 545। आगे प्रश्न है, लोकसभा व राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि भारत के किस राज्य से आते हैं? तो यह आते हैं उत्तर प्रदेश से। याद रखिएगा फ्रेंड्स, यही सब प्रश्न आपको TRE 4 में देखने को मिलेगा, क्योंकि जितने मैं आपको एक क्लास करवा रहा हूँ, जितने प्रश्न इसमें मैं आपको अभी करवा रहा हूँ, ये सभी प्रश्न NCERT का ही लिया गया है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। और आप ध्यान रखिएगा, यही सब प्रश्न आपको TRE 4 में डायरेक्ट मिलेगा। ऐसा ही आपको लाइन बाय लाइन मिलेगा। बस वहाँ पर ऑप्शन 4 से 5 ऑप्शन रहेगा आपका, उसी में से आपको सही आंसर को चुनना है और अपना आंसर को लगाना है। आगे प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य में हैं? तो यह है महाराष्ट्र में 48। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, क्योंकि इसे विघटित समाप्त नहीं किया जा सकता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स। आगे प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन कौन सा है? यह है लद्दाख। ध्यान रखिएगा, यही सब प्रश्न आपको आएगा देखने को। प्रश्न है, परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? यह है उन्नाव, जो कि उत्तर प्रदेश में है। प्रश्न है, लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, आप इसे VVI नोट डाउन कर सकते हैं। TRE 4 में ये प्रश्न को मुझे लगता है ये आने की प्रबल संभावना है।
इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यदि लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से संकल्प पारित कर दे तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसके पद से हटाया जा सकता है। आगे प्रश्न है, एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो यह बुलाए जाते हैं 2 सत्र। प्रश्न है, लोकसभा में बिहार 40 को आवंटित सीटें किन 2 राज्यों को आवंटित सीटें के योग्य बराबर है? तो यह है छत्तीसगढ़ 11 तथा मध्य प्रदेश 29। प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यह होता है 6 वर्ष का। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा उसका कर्तव्य नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना है। इसे आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है? तो कब करता है? तो उसका सही आंसर है किसी विधेयक प्रस्ताव के पक्ष में एवं विपक्ष में बराबर मत होने की स्थिति में। प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे JV मावलंकर। ये भी आपके लिए टियर 4 के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसे भी आप VVI नोट डाउन कर सकते हैं। आगे प्रश्न है, लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है तथा उस पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद के पटल पर रखती है। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? तो यह होता है 1 वर्ष का। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं तो राज्य की विधान सभाओं के द्वारा। आगे प्रश्न है, विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों से कुल कितने सदस्य होते हैं? तो यह होते हैं 25, लोकसभा से 15 तथा राज्यसभा से 10। ध्यान रखिएगा इस बात को। प्रश्न है, यानी कि इम्पोर्टेंट पॉइंट कि संसद में सरकारी विधेयक मंत्री द्वारा जबकि गैर सरकारी विधेयक मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा 12 मनोनीत किए जाते हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो यह थे नरगिस दत्त, राज्यसभा सदस्य वर्ष 1980 से 1986 तक में। प्रश्न है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार, जो कि 4 जून 2009 से 4 जून 2014 तक यह पद पर आसीन थी। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की संतुष्टि के बिना या अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, वे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो ये थे JV मावलंकर, जो कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? तो यह होता है लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में। प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो यह है संविधान। अगला है, भारत की संचित निधि पर कौन सा व्यय भारित नहीं होता? इसका आंसर हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। प्रश्न है, धन विधेयक संसद के किस सदन में पूर्व स्थापित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा में। ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे प्रश्न है, धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? यह किया जा सकता है केवल विधानसभा में। आगे प्रश्न है, बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयार की जाती है? तो यह तैयार की जाती है आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, यही सब प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको अगर इस क्लास का प्रश्न आंसर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को आप 2 से 3 बार रिपीट करके देख लीजिए, अच्छे से सुन लीजिए, आपको याद हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। और फ्रेंड्स, इस क्लास का PDF मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, इसलिए आप लोग सब लोग टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन करके रखिएगा।
आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन अवश्य करिए, मैं सभी को कहता हूँ, वहीं पर आपको सारा PDF नोट्स प्रोवाइड करवाया जाता है। आगे प्रश्न है, करों और सरकारी कामकाज में निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों के संघीय सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व किस निधि में जमा होता है? यह होता है भारत की संचित निधि में। आगे है, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? तो यह किया जाता है आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व। आगे प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए क्या जरूरी है? तो यह जरूरी है संसद का अनुमोदन अनिवार्य। आगे प्रश्न है, लेखानुदान संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है? इसका आंसर हो जाएगा निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने की। आगे है, प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? इसका आंसर है लोकसभा के सदस्यों द्वारा, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, कोई भी कानूनी विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? इसका सही आंसर है संसद के किसी भी सदन में, इसे आप ध्यान रखिएगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक तथा वित्त विधेयक दोनों के संबंध में हो सकती है। फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि इस चैनल पर मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा मैराथन क्लास एक वीडियो में कंप्लीट करवा रखा है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप वह वीडियो 1-9 घंटे की क्लास आप अच्छे से देख लीजिए। मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि उस मॉडर्न हिस्ट्री के क्लास से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आपके TRE 4 में आप किसी भी क्लास का तैयारी कर रहे हैं, अगर आप PRT का भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि PRT में 18 से 20 प्रश्न को पूछा जाता है मॉडर्न हिस्ट्री से, और मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का सारा चैप्टर NCERT का ही प्रश्न उसमें करवा रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको एक बार ज़रूर कहूँगा कि आप वह मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास एक बार आप देखिए, उसका प्रीवियस ईयर सेट आप बनाइए। आपका अगर सही नहीं हुआ तो फिर आप मुझे मैसेज करिएगा, जी सर आपके क्लास से मैंने पढ़ा था लेकिन मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब लगाता हूँ या लगाती हूँ तो मेरा सही नहीं होता और आपके क्लास से प्रश्न नहीं पूछा जाता है। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री क्लास आप लोग अच्छे से देख लीजिए, आपको उसके बाद किसी भी और का क्लास देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ना ही बुक्स पढ़ने की भी ज़रूरत पड़ेगी। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से NCERT प्रश्न पूरा चैप्टर वाइज, उसमें भी टॉपिक वाइज मैंने करवा दिया है। और मॉडर्न हिस्ट्री का जो वीडियो मैंने है जो करवा रखा है उसमें, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक करके मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास कर सकते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री क्लास करने के बाद आप लोग टेलीग्राम पर देखिएगा, मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का जितने भी क्लास करवा रखा है एक PDF में पूरा नोट्स को प्रोवाइड करवा दिया है। आप जब वीडियो भी देखिएगा उसका जब PDF पढ़िएगा तो आपको 100% सारा प्रश्न को याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा, आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा क्लास अच्छे से देख लीजिए। मुझे पता है कि 9.25 घंटे की क्लास है, आपका एक बार में आप लोग क्लास नहीं कर पाइएगा, तो उसको 3 पार्ट में पढ़ लीजिए। पहले 3 घंटे पढ़िए, बाद में 2 घंटे पढ़िए, फिर 3 घंटे पढ़िए, पूरा कंप्लीट कर लीजिए। आपका प्रश्न वहाँ के बाद कहीं से भी नहीं आएगा। वहाँ का जितने प्रश्न है आप अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा TRE 4 में। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, मैंने पूरा प्रीवियस ईयर TRE 3 तक एनालिसिस क्वेश्चन कर लिया है, और एनालिसिस करने के बाद ही मैंने मैराथन क्लास को कंप्लीट कराया है मॉडर्न हिस्ट्री का। इसलिए फ्रेंड्स, मैं खुद आप लोग को पढ़ाने से पहले मैं खुद पहले सारा प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करने के बाद ही पढ़ाता हूँ। फालतू पढ़ाने का मुझे कोई शौक़ नहीं है, मुझे उतना ही पढ़ाना है जितना में आपका सिलेक्शन हो जाए। ये बात मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए ही इम्पोर्टेंट सब प्रश्न को करवाता हूँ और NCERT वाला ही कराता हूँ, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न है, संसद के दो सत्रों के मध्य अधिकाधिक अंतराल कितना होना चाहिए? यह होना चाहिए 6 महीने का। आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? तो यह हो जाएगा आंसर बिना संसदीय स्वीकृति के। आगे प्रश्न है, लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस वाचन में होती है? इसका आंसर है द्वितीय वाचन में। प्रश्न है, कटौती प्रस्ताव को और किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा समापन प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। आगे प्रश्न है, यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितनी अवधि तक रोक सकती है? तो यह 14 दिन तक रोक सकती है। इसे आप ध्यान रखिएगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित न हो तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र देता है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह करता है लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न है, संसद की किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? यह होता है प्राक्कलन समिति में। आगे प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है? इसका आंसर है बिना किसी राज्य की सहमति से। आगे प्रश्न है, संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य शासन के वित्तीय लेख एवं विनिमय तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का परीक्षण करना है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? इसका आंसर हो जाएगा संसदीय समितियों के माध्यम से। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिनमें से 229 सदस्य राज्यों से एवं 4 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से चुनकर आते हैं तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है? तो यह विश्वास प्रस्ताव रखा जाता है। इसे भी आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी? इसका आंसर है दहेज उन्मूलन विधेयक पर हुई थी 1961 में। आगे प्रश्न है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? इसका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष को। आगे प्रश्न है, संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। इसे भी आप याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि संसद विधानसभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त की जाती है जब वह सदन को सूचित किए बिना लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है। आगे प्रश्न है, संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून कब बना सकती है? तो यह बना सकती है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। आगे प्रश्न है, किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव कब लाया जा सकता है? तो यह जब वह मंत्री किसी मामले में तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का गलत वर्णन देता है। आगे प्रश्न है, संसद द्वारा वर्ष 1889 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। आगे प्रश्न देखते हैं, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो यह 1 घंटा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक मुद्दों पर बहस करना है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, भारतीय संसद के संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित है? तो यह न्यायिक समीक्षा से। आगे है, संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? तो इसका आंसर है भारत की। आगे प्रश्न है, सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है प्रश्नकाल। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड, इस चैप्टर से रिलेटेड यानी कि संसद से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट करवा दिया।
और फ्रेंड्स आपको यकीन रखना है कि इस वीडियो के बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा। जितने मैं आपको इस वीडियो में प्रश्न करवा दिया, ये सभी प्रश्न आपके TRE 4 के लिए इम्पॉर्टेंट है और आपका TRE 4 में यहीं से प्रश्न को पूछा जाएगा। अभी तक मैंने ऑफलाइन क्लास में भी TRE 3 में पढ़ाया था, तो मैं NCERT जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, TRE 3 तक मैंने जितने भी क्लास करवाया था ऑफलाइन में NCERT का, जो अभी आप सबको करवा रहा हूँ, सेम यही सब प्रश्न को TRE 3 तक में भी पूछा गया है। इसलिए मैं फ्रेंड्स जो भी आपको क्लास करवा रहा हूँ, मैं सारा एनालिसिस करने के बाद ही आपको क्लास करवाता हूँ और मुझे पता है कि आपके लिए क्या ज़रूरत है और क्या इम्पोर्टेंट है। आप और भी चैनल सब पे देख रहे होंगे कि बहुत सारा पढ़ाया जा रहा है, जो कि उतना ज़रूरत नहीं है पढ़ना। हम बार बार आपको कहते हैं कि आपको बैंकिंग का तैयारी नहीं करना है, ग्रुप डी का तैयारी नहीं, रेलवे का तैयारी नहीं करना है। TRE 4 में जो प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, जिस चैप्टर से टॉपिक वाइज, मैं आपको वही करवा रहा हूँ और यही सब प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स जितने भी क्लास अभी तक चैनल पर हुई है, सभी का प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। ज्योग्राफी का, साइंस, बायोलॉजी और यह पॉलिटी का भी मैं बना दिया हूँ। आप लोग शुरू से क्लास कर सकते हैं। और शाम में आप लोग 8:10 पर इस चैनल से ज़रूर जुड़ें। उसमें पॉलिटी का BPSC द्वारा और बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुआ है, चैप्टर वाइज आपको MCQ प्रीवियस ईयर कंप्लीट करवा दिया जा रहा है, जिसमें से मैंने 4 चैप्टर कंप्लीट करा दिया है एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स जिस किसी को भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना मैसेज करें अपना प्रश्न पूछने के लिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और फ्रेंड्स अगर आपको कुछ मेरे से बात करना हो किसी भी एग्ज़ाम के रिलेटेड, तो आप हमें टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, आपको वहाँ पर भी मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और फ्रेंड्स अगर आपको किसी को लगता है कि नहीं मुझे सर से बात करनी है, तो आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। और जो चैनल पर नए हैं, जिसको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर अभी नहीं पता है, आप लोग मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नोट डाउन कर लीजिए। 9709427320। फिर से कह देता हूँ, 9709427320। ये मेरा पर्सनल नंबर है फ्रेंड्स। आपको किसी भी तरह का दिक्कत हो, नोट से रिलेटेड, स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, आप मुझे ज़रूर व्हाट्सअप मैसेज करें या टेलीग्राम पर भी आप मैसेज करके अपना प्रश्न को पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको कोई भी कन्फ्यूज़न मन में नहीं रखना है। आपको कोई भी डाउट हो, आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स जितना मैं क्लास करवा रहा हूँ, सब क्लास अब अच्छे से कर लीजिए। आपका TRE 4 में 100% रिज़ल्ट हो जाएगा। मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ, बाद में आपको ये पछताना ना पड़े कि जो सर कहते थे कि मैं जो क्लास करवा रहा हूँ उतना कर लीजिए। बस आपको रियलाइज़ नहीं करना है बाद में। इसलिए मैं जो कहता हूँ अभी उतना क्लास करिए, और जो आपके लिए ज़रूरत होगा वो और भी मैं क्लास आपको करवा दूंगा। टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। और फ्रेंड्स इस चैनल पे जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और फ्रेंड्स आप लोग रात में 8:10 पे रेडी रहिएगा। लाइव क्लास होगी आप सभी का। पॉलिटी प्रीवियस ईयर का जो अभी तक 4 चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया, आज 5वां चैप्टर होगा विथ एक्सप्लेनेशन के साथ में। और बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुई है, सभी का प्रश्न उत्तर उस वीडियो में करवाया जाएगा चैप्टर वाइज। आज एक चैप्टर होगा, फिर कल दूसरा चैप्टर होगा। चैप्टर वाइज पढ़ने से ये होता है फ्रेंड्स कि आपको पता रहता है कि इस चैप्टर से किस टाइप का प्रश्न को पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। इसलिए मैं आपको चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ। और फ्रेंड्स किसी भी तरह का दिक्कत हो, आप हमें बेझिझक मैसेज कर सकते हैं, आपको मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।